तो आखिरकार मैंने डिसाइड कर ही लिया कि चलो यार एक वीडियो हिंदी में करते हैं। इंग्लिश में मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा था ताकि ग्लोबल रीच मिले, सब समझ पाएँ और मेरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी हो। पर फिर मैंने देखा कि मैं ज़्यादा रीच नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस इंडिया से है। इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही कम है, लाइक रेयरली 1 to 2% ऑफ माई ऑडियंस साइज। और मुझे इतनी एडिटिंग में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कट और प्ले वैसे होता है इंग्लिश में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को रीटेक्स लेने पड़ते हैं। कभी मैं कुछ बोल देता हूँ, कभी कुछ बोल देता हूँ। तो वीडियो का खैर टॉपिक ये नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो नई प्राइवेसी चेंजेस आ रही हैं। आपने सुना होगा फ्यूचर में एडवर्टाइजिंग बदल जाएगी या फिर अभी बदल रही है। जो भी एप्पल की प्राइवेसी चेंजेस जो iOS 14.5 अपडेट आई है, या फिर क्रोम थर्ड पार्टी कुकीज़ को लाइक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उनको लाइक इन सॉर्ट ऑफ तुम कह दो कि उनको बैन कर रहा है थर्ड पार्टी कुकीज़ को। तो इस वीडियो के अंदर अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप पेड एड्स वगैरह चला रहे हैं तो आपको इस अपडेट से कितना अफेक्ट होगा, और आने वाले टाइम में आप कैसे उसको लाइक फ्यूचर प्रूफ कर सकते हैं आप अपनी एडवर्टाइजिंग को, और आने वाले टाइम में भी आप लाइक अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो बिना किसी वक्त शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एडवर्टाइजिंग लाइक बेसिक कंसेप्ट क्या है एडवर्टाइजिंग का। तो फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स, हम फेसबुक हमें डेटा देता है, हम फेसबुक को रुपए देते हैं, इस हिसाब से हम उन लोगों को एड्स दिखाते हैं। पर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, जैसे जितनी भी ऐप्स हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब, ये जो ऐप्स होती हैं, इन ऐप्स को उन लोगों को टारगेट करना है जो कि जिनके पास iOS डिवाइसेज है, जैसे आईफोन 7 8 वगैरह हो गए। उन लोगों के इंटरेस्ट को जानना है, वो लोग कहाँ गए हैं उनको जानना है। तो उसके लिए वो एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसका नाम है IDFA। एप्पल जब अपने डिवाइसेस वगैरह बनाती है तो ये IDFA जो आईडी होती है, यूनिक आईडी एक डिवाइस की, वो उस डिवाइस में लाइक अटैच कर देती है। आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में इसकी फुल फॉर्म है आइडेंटिफायर फॉर एडवर्टाइजर्स। जैसा कि आपको फुल फॉर्म में पता चल रहा है, तो इसके जरिए जो एडवर्टाइजर्स हैं, लाइक फेसबुक जाता है एप्पल के पास कि मुझे इस फ़ोन नंबर, लाइक वो इसके आईडी लुकअप में देखता है, और इस फ़ोन नंबर के लाइक मुझे डेटा चाहिए, इसकी आईडी चाहिए, तो एप्पल फेसबुक को देती है और फेसबुक वो डेटा हमें देता है। तो इस हिसाब से IDFA काम करता है, और इस IDFA के ज़रिए ही हम पहचान पाते हैं कि इन लोगों का क्या इंटरेस्ट है और ये लोग कहाँ विजिट किए हैं, लाइक प्लेसेस जो विजिट वगैरह। तो इस हिसाब से हम उनको पर्सनलाइज्ड एड्स दिखा सकते हैं। पर जो नई iOS 14.5 अपडेट आई है, शायद अभी 26 अप्रैल या फिर 26 मार्च 2021 को रिलीज हुई है, ऑफिशियल 14.5 है। iOS 14.5 क्या कहती है कि अगर जो एप्स वगैरह हैं जो IDFA यूज कर रही है, तो उन एप्स को एक प्रॉम्प्ट दिखाना पड़ेगा, ATT प्रॉम्प्ट। ATT मतलब ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी। अगर ये एप्स IDFA यूज कर रही हैं उस iOS डिवाइस पर, तो इनको ये प्रॉम्प्ट दिखाना पड़ेगा, और फिर ये यूज़र की मर्जी होगी कि ये अलाउ करना चाहेंगे ट्रैकिंग या नहीं अलाउ करना चाहेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि जिन लोगों ने अपने iOS डिवाइसेस पर जो अपडेट कर लिया है 14.5 तक, तो अगर उन लोगों ने लाइक जो प्रॉम्प्ट है उनको अलाउ कर दिया है कि हाँ हम ट्रैक होना चाहते हैं, तो लाइक अगर वो फेसबुक पर गए, उन्होंने प्रॉम्प्ट देखा, उन्होंने अलाउ पर क्लिक किया, फिर वो फेसबुक पर गए, स्क्रॉल किया, हमारी कोई ऐड देखी, उस पर क्लिक किया, फिर हमारी वेबसाइट पर गए और मान लीजिए वो लीड बन गए, और फिर ये जितना भी सब कुछ हुआ, अगर उन्होंने अलाउ ट्रैकिंग किया है, तो वो हम ये सारा डेटा हम देख पाएंगे हमारे एड्स मैनेजर पर, और उसी हिसाब से हम उनको ट्रैक कर पाएंगे। जो एड कैंपेन है उसको हम और भी ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। पर दिक्कत यही आती है जब ये सारे लोग ट्रैकिंग अलाउ नहीं करते। बड़े बड़े मार्केटर्स ऐसे कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में ज़्यादातर लोग डू नॉट अलाउ करेंगे, क्योंकि एप्पल भी काफ़ी ज़्यादा एनफोर्स कर रहा है इस प्रॉम्प्ट को। तो अगर वो अलाउ नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो हम पहले फेसबुक एड्स में हम 4 मेजर चेंजेस हैं, वैसे बहुत सारे चेंजेस होंगे, पर जो 4 सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं, जो अपन एडवर्टाइजर्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला इम्पैक्ट हम पर ये होगा कि मान लीजिए यूज़र हमारी फेसबुक ऐड के थ्रू हमारी वेबसाइट पर गया और वो लीड बन गया, उसने अपना ईमेल डाल दिया। तो अगर वो ऑप्ट आउट करेंगे ATT प्रॉम्प्ट से, तो हमारे जो एड्स मैनेजर है उसके अंदर कोई भी डेटा शो नहीं होगा। ज़्यादातर केसेस में वहाँ पे ज़ीरो शो होगा, क्योंकि उन्होंने ऑप्ट आउट किया कि हमको ट्रैक मत कीजिए, तो डेटा ज़ीरो होगा वहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तविकता में मान लीजिए किसी ने लाइक लीड बनी है तो आपके पास वो लीड नहीं आएगी, ऑब्वियसली आपके पास वो लीड आएगी, पर वो जो डेटा है वो एड्स मैनेजर में शो नहीं होगा। मान लीजिए किसी ने परचेज किया और आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं परचेज के लिए, तो वो डेटा आपके एड्स मैनेजर में शो नहीं होगा, पर वास्तविकता में वो परचेज हुई है और आपको उसके लाइक रेवेन्यू जो भी आपका आया है वो मिला है उसका। अगर आप शॉपिफाई कॉमर्स स्टोर है, वो कॉमर्स स्टोर है, या फिर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपके पास लाइक क्लिक बैंक है, जो भी प्लेटफॉर्म है, वास्तविकता में उसमें आपकी सेल आई है, पर जो एड्स मैनेजर में वो डेटा है वो शो नहीं होगा। तो ऑप्ट आउट करने का ये बहुत बड़ा लाइक एक नेगेटिव इम्पैक्ट है।
और इसकी वजह से लाइक अगर आपके ज़ीरो होगा एड्स मैनेजर में तो आप ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है। आप फेसबुक को नहीं कह पाएंगे कि हमको इस मतलब इस प्रकार का जो इवेंट है, लीड इवेंट है या फिर परचेज इवेंट है, तो हमको ये और चाहिए, तो आप ये फेसबुक को नहीं कह पाएंगे। तो अब बात करेंगे इम्पैक्ट नंबर टू की। इम्पैक्ट नंबर टू ये कहता है कि जो एट्रीब्यूशन विंडो है वो 28 डेज क्लिक और 1 डे व्यू से हो गई है 7 डेज क्लिक एंड 1 डे व्यू। तो इसका मतलब क्या है, चलिए समझाता हूँ मैं आपको। तो आप देख रहे हैं कि मैं पेंट में आ चुका हूँ, तो ज़्यादा ड्राइंग स्किल्स पर ध्यान मत दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 28 डेज क्लिक और 1 डे व्यू जो iOS 14.5 से पहले एट्रीब्यूशन विंडो थी, उसमें क्या होता था कि मान लीजिए किसी पर्सन ने ऐड क्लिक की पहले दिन ऐड क्लिक की, और फिर ये एट्रीब्यूशन विंडो पहले होती थी 28 दिन की। 28, तो 28 दिन की एट्रीब्यूशन विंडो होती थी। इसका मतलब ये है पहले दिन किसी ने ऐड क्लिक की और फिर उसने देखा कि यार प्रोडक्ट महंगा है, या फिर उसने सोचा कि कुछ और टाइम लेते हैं कि इसके रिव्यूज़ वगैरह देखेंगे, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट खरीदेंगे, मुझे पसंद है पर मैं बाद में देखूंगा। फिर ये मान लीजिए ऐसे करते 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 ये 6-7 दिन लगा देता है। मान लीजिए 8वें दिन इसको कोई और ऐड दिखती है, या फिर ये खुद ही उस वेबसाइट पे जाता है कि मेरे को ये खरीदना है रिव्यूज़ वगैरह देख के, या फिर कोई और ऐड के ज़रिए जाता है। तो अगर उस डोमेन पर ये जाएगा, उस वेबसाइट पर वापस जाएगा और इसने देखा प्रोडक्ट और उसने परचेज कर लिया वो प्रोडक्ट, लाइक ऐसे उसने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो 28 दिन के अंदर अंदर उसने उस ऐड पे क्लिक करके वो कन्वर्जन इवेंट जो उसने किया है, तो ये जो परचेज है ये वापस उस ऐड पर जाके एट्रीब्यूट होगी। मतलब फेसबुक उस ऐड कैंपेन में दिखाएगा कि ये कन्वर्जन इस ऐड के थ्रू आई है, और वो कैंपेन एड सेट ऐड वो सब दिखा देगा, वो एट्रीब्यूट कर देगा। एट्रीब्यूट करना मतलब एड्स मैनेजर में दिखाना कि भाई ये कन्वर्जन इस ऐड के थ्रू आई है। तो पहला ऐसे होता था। मान लीजिए 27वें दिन भी अगर वो जाके, या फिर 28वें दिन भी अगर वो जाके पहले दिन ऐड क्लिक करके और 27वें 28वें दिन वो जाके वापस उस वेबसाइट पर जाकर कन्वर्ट होता, तो वो भी उसके लाइक ऐड कैंपेन में जाके कंट्रीब्यूट होता कि इस ऐड की वजह से ये कन्वर्जन आई है, और फिर उस हिसाब से हम उसको ट्रैक कर सकते और लाइक ऑप्टिमाइज कर सकते। पर अब जो एट्रीब्यूशन विंडो है वो 28 दिन से श्रिंक होके सिकुड़ के 7 दिन का हो चुका है। तो 7 दिन का होना मतलब अगर किसी ने ऐड क्लिक की पहले दिन, लाइक क्लिक करेगा ऐड तो वो पहला दिन शुरू होगा ऑब्वियसली, तो क्लिक की और फिर मान लीजिए उसने अगर 8वें दिन जाकर उसने सोचा प्रोडक्ट खरीद लेना चाहिए, और मैंने रिव्यूज़ देख लिए या फिर कोई और ऐड दिखी उसको, ऑब्वियसली वही सेम एडवर्टाइजर ऐड चलाएगा उसी की, तो ये जो कन्वर्जन है ये वापस उस ऐड पर जाकर कंट्रीब्यूट मतलब एट्रीब्यूट नहीं होगी, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं होगी। मतलब फेसबुक वापस इस ऐड पर जाके ऐसे नहीं कह सकता कि ये इस ऐड की वजह से कन्वर्जन हुई है। तो कुल मिला के बात ये है कि उसमें एट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी अगर 7 दिन से ज़्यादा उसने टाइम ले लिया कन्वर्ट होने में यूज़र ने। अगर 7 दिन के अंदर अंदर होता है, मान लिया तीसरे चौथे दिन 7वें दिन, तो वो एट्रीब्यूट होगी और हम उसको एड्स मैनेजर में देख पाएंगे। तो फिर ये iOS 14.5 के बाद में ये जो एट्रीब्यूशन विंडो आई है इसका नाम है 7 डेज, मेरे को लिखने दीजिए एक बार। तो ये एट्रीब्यूशन विंडो आई है जैसे। और 1 डे व्यू का मैंने नहीं बताया, व्यू का मैं बताता हूँ आपको। तो 1 डे व्यू में क्या क्या होता है कि किसी पर्सन ने आपकी ऐड देख ली, पहले दिन ऐड देख ली, ऐड देखने के बाद मान लीजिए उसने लाइक उस ऐड पर क्लिक भी नहीं किया। लाइक ऐसा होता है कि उसने अपने दिमाग में बिठा लिया कि हाँ मेरे को वो ऐड याद है, क्या पता उस ऐड का इमेजेस ऐड कॉपी अच्छी हो, पर उसने उस पर क्लिक नहीं किया, उसने सिर्फ उस ऐड को देखा है। और मान लीजिए कि विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको लगा कि मेरे को ये प्रोडक्ट खरीद लेना चाहिए, या फिर मेरे को जाके लाइक उस वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट खरीद लेना चाहिए, तो ये कन्वर्जन भी जाके उस ऐड पर एट्रीब्यूट होगी कि इस ऐड की वजह से ये कन्वर्जन हुई है, और ये उस ऐड कैंपेन पर जाकर वो नंबर दिखा देगा कि 1। ये होता है 1 डे व्यू। जो एट्रीब्यूशन विंडो है काफ़ी छोटी कर दी गई है, लाइक 3 गुना आपका जो टाइम फ्रेम है जो एट्रीब्यूशन का विंडो है वो कम हो चुका है। तो लाइक इसके नेगेटिव इफेक्ट ये है, मान लीजिए अगर आप फेसबुक एड्स चला रहे हैं कोल्ड ऑडियंसेस मतलब उन्होंने आपका प्रोडक्ट कभी नहीं देखा, आपका पेज कभी नहीं देखा, आपका ब्रांड जो है कभी नहीं देखा, तो वो जो कोल्ड ऑडियंसेस है उनको पता नहीं आपके ऐड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, पहली बार देख रही है। तो लाइक कोल्ड ऑडियंसेस हम ऑब्वियसली, अगर आपका प्रोडक्ट लाइक थोड़ा महंगा है, मान लीजिए 50 से या फिर $100 से ऊपर है, तो ऑब्वियसली वो कोल्ड ऑडियंस है, वो टाइम लगाएगी, वो इधर उधर रिव्यूज़ देखेगी, वो सर्च वगैरह करने में। और मान लीजिए उन्होंने 7 दिन से ज़्यादा टाइम लगा दिया वो खरीदने का, तो आपके एड्स मैनेजर में वो कन्वर्जन रिपोर्ट नहीं आएगी। तो लाइक कोल्ड ऑडियंस एड्स बहुत ही ज़्यादा लाइक नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई है। वार्म ऑडियंसेस लाइक जो भी है उनकी रीटारगेटिंग बहुत अच्छी हो रही है, पर
रीटारगेटिंग भी थर्ड पार्टी डेटा के साथ नहीं, फर्स्ट पार्टी डेटा जो आप कलेक्ट करते हैं उसके साथ। तो इस बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं इम्पैक्ट नंबर 3 पर। तो इम्पैक्ट नंबर 3 होगा कि एक टाइम फ्रेम के अंदर हम एक बंदे के लिए एक ही इवेंट लाइक हम ट्रैक कर सकते हैं और उसके लिए अपना एड कैंपेन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो iOS 14.5 से पहले ये होता था कि हम जितने मर्जी चाहे उतने इवेंट्स हम ट्रैक कर सकते हैं और अपने फेसबुक ऐड को कह सकते हैं कि हमको इस इवेंट के लिए ऑप्टिमाइज करना है। तो iOS 14.5 के बाद क्या हुआ, जिन्होंने 14.5 अपडेट कर लिया है अपने iOS डिवाइसेस में, खासकर iOS ट्रैफिक के लिए हमको फेसबुक लाया है एग्रीगेटेड इवेंट्स मेजरमेंट। उसके अंदर हम अपने टॉप 8 इवेंट्स को ही ट्रैक कर सकते हैं, पर रिपोर्टिंग के लिए हम सिर्फ एक यूज़र के लिए एक ही इवेंट, एक टाइम फ्रेम में एक ही इवेंट हम लाइक रिपोर्ट कर सकते हैं अपने एड्स मैनेजर में। तो इसका मतलब ये होगा, जैसे कि मैं आपको इवेंट्स मैनेजर में जाके दिखाता हूँ। तो जैसे कि हम इवेंट्स मैनेजर में आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे न्यू एग्रीगेटेड इवेंट्स मेजरमेंट। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, फिर आप क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स। तो इसके लिए आपका जो डोमेन है उस पे आपका जो पिक्सल है वो होना ज़रूरी है। एग्रीगेटेड इवेंट्स मेजरमेंट के अंदर आप जाके आप अपने आप अपने वेबसाइट पर क्लिक करेंगे जो आपने वेरीफाई की हुई है अपने बिजनेस मैनेजर के साथ, और फिर उसके अंदर हम मैनेज इवेंट्स पर क्लिक करेंगे। तो मैनेज इवेंट्स पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा जो आपके वेबसाइट पर पिक्सल इंस्टॉल्ड है, जो जो इवेंट्स उस पिक्सल ने लाइक रिकॉर्ड किए हैं, वो सारे इवेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे और हम उनको एज अ हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोएस्ट प्रायोरिटी हम उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम पिक्सल सिलेक्ट करेंगे, पिक्सल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उस पिक्सल का जो इवेंट है वो सिलेक्ट करेंगे, और फिर ऐसे हम और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड इवेंट पर क्लिक करके हम 8 इवेंट तक ऐड कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 8 इवेंट आप लाइक मान लीजिए आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी इवेंट है परचेज और फिर सेकंड प्रायोरिटी इवेंट है आपका लीड्स, एक बार 2 इवेंट लेके चलते हैं। तो पहले क्या होता था कि हमने ऐड चलाई और हमारे एड्स मैनेजर, मान लिए हम परचेज कैंपेन शुरू कर रहे हैं, तो मान लीजिए परचेज कैंपेन में कोई लीड बन गया और उसने परचेज किया और वो लीड बन गया। तो परचेज और लीड ये दोनों इवेंट लाइक हमारे एड्स मैनेजर में रिपोर्ट होते थे कि ये लीड बना है और वो लीड इवेंट दिखता था, और ये परचेज हुआ है परचेज इवेंट दिखता था। पर 14.5 के बाद में रिपोर्टिंग सिर्फ उसी इवेंट की होगी जो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी है। मान लीजिए हम लीड कैंपेन चला रहे हैं, लीड कैंपेन के अंदर जाके वो लीड बना, वो रीडायरेक्ट हुआ प्रोडक्ट पेज पर, प्रोडक्ट पेज में उसने प्रोडक्ट पसंद आया और लीड बनने के बाद उसने परचेज कर लिया। पर हम देखेंगे कि अगर हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी परचेज है, लीड नहीं है, तो हमारे एड्स मैनेजर में लीड 0 दिखेगा और परचेज दिखेगा 1। और फिर हम सोचेंगे कि हमने तो लीड कैंपेन चलाया था, लीड 0 आ गई पर परचेज 1 कैसे आ गई। तो लाइक ये बहुत कंफ्यूजिंग और सेंसलेस बात हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एक टाइम फ्रेम के अंदर, वो टाइम फ्रेम अभी फेसबुक ने डिसाइड नहीं किया है शायद, या फिर कर दिया हो तो मेरे को इतना पता नहीं, पर उस एक टाइम फ्रेम के अंदर एक बंदे के लिए एक ही इवेंट आप रिपोर्ट करा सकते हैं जो कि आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी इवेंट होगा, और उसी के लिए आप लाइक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उन लोगों के लिए, सिर्फ जिन्होंने ऑप्ट-इन किया है उन लोगों के लिए ही ये 8 इवेंट्स है जो हम ट्रैक कर सकते हैं लाइक हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी। पर जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है उन लोगों के लिए हम सिर्फ एक इवेंट ट्रैक और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। iOS 14.5 के बाद में जो ऐड इंटरेक्शन है और जो वेबसाइट कन्वर्जन है, इन दोनों के बीच का जो लिंक है उसमें बहुत ही दिक्कत आ रही है, और वापस जो एट्रीब्यूट कर रहे हैं अपन कन्वर्जन्स अपने एड्स मैनेजर पर, वो एट्रीब्यूट करने में रिपोर्टिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। ऐड इंटरेक्शन मतलब ऐड देखी है या फिर उस पर क्लिक किया है, उसको लाइक किया है, शेयर किया है, और वेबसाइट कन्वर्जन जो भी लीड बना है या फिर परचेज किया है या फिर कोई भी ऐड टू कार्ट किया है, किसी ने कोई इनिशिएट चेकआउट किया है, व्यू कंटेंट किया है, तो ये वेबसाइट कन्वर्जन्स हो गए। तो इन दोनों के बीच का जो लिंक है उसको लाइक पता लगाने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम IDFA यूज़ नहीं कर सकते, और अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमको प्रॉम्प्ट दिखाना पड़ेगा। जैसे कि मोबाइल ऐप्स के अंदर IDFA अक्रॉस ऐप्स या फिर अक्रॉस वो मोबाइल वेबसाइट्स आप लोगों को ट्रैक करती है, वैसे ही लाइक वेबसाइट में जो थर्ड पार्टी कुकीज़ है वो आप लोगों को ट्रैक करती है। मान लीजिए आप एक वेबसाइट पर गए, उसने थर्ड पार्टी कुकीज़ आपके ब्राउज़र में डाली, और फिर आप दूसरी या तीसरी वेबसाइट पर गए और फिर आप देख रहे हैं उस वेबसाइट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको इसमें दिख रहे हैं, तो वो वेबसाइट थर्ड पार्टी कुकीज़ ट्रैक कर रही है। जैसे कि वेबसाइट्स में थर्ड पार्टी कुकीज़ होती है, वैसे ही मोबाइल में IDFA होता है। तो थर्ड पार्टी कुकीज़ और इन सब की भी हम बाद में अच्छे से बात करेंगे। अब बात करते हैं इम्पैक्ट नंबर 4। इम्पैक्ट नंबर 4 है कि जो फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क है और जो फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स है, ये दोनों अफेक्ट होने वाले हैं। पहले ऑडियंस नेटवर्क की बात करते हैं। ऑडियंस नेटवर्क में ये होता है कि हम लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐप के अलावा जो लोग दूसरी ऐप यूज़ कर रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा, या फिर दूसरी मोबाइल वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, हम उनको भी लाइक एड्स दिखा सकते हैं।
तो फिर जैसा कि iOS 14.5 के बाद में हम IDFA यूज़ नहीं कर सकते, या फिर अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमको प्रॉम्प्ट दिखाना पड़ेगा, और ज़्यादातर लोग ऑप्ट आउट कर रहे हैं, हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम उन लोगों को अक्रॉस एप्स या फिर अक्रॉस मोबाइल वेबसाइट्स और वेबसाइट्स इन जनरल हम उनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, लाइक ऑडियंस नेटवर्क कुल मिला के ये कर दूं मैं, तो आने वाले टाइम में फेल होने जाएगा। आने वाले टाइम में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे iOS 14.5 सारे मोबाइल्स में आएगा, और सारे नो करेंगे, या फिर कई ऐसी ऐप्स है जो IDFA यूज़ नहीं कर रही, तो अगर फेसबुक यूज़ नहीं कर रही तो फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क डेफिनेटली अफेक्ट होगा। और ये चीज़ मेरे को लाती है फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स में। ऑडियंस इनसाइट्स अभी तक लाइक वर्क कर रही है, और मेरे हिसाब से 1 जुलाई 2021 से पहले पहले फेसबुक ऑडियंस इनसाइट रहेगी। उसके बाद में लाइक फेसबुक उसको एक्सेसिबल नहीं कर रहा है, वो डिलीट हो जाएगी फेसबुक से, हम उन लोगों को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अभी हम इसलिए यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि फेसबुक के पास पुराना बहुत ही हिस्टोरिकल डेटा है लोगों का, कि उनके क्या इंटरेस्ट है, कौन से पेजेस वो लाइक करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ काफ़ी सारा डेटा है लोगों का। पर आने जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे iOS 14.5 और लोग लाइक करेंगे इंस्टॉल, तो उसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी। और यूज़र की प्राइवेसी को देखते हुए फेसबुक ऑडियंस इंसाइट्स भी हटा रहा है। तो ये थे कुछ इम्पैक्ट्स जो कि मैंने चूज़ किए थे कि जो सबसे ज़्यादा लाइक नेगेटिवली इम्पैक्टफुल है आपके फेसबुक एड्स के लिए। और कुछ चेंजेस है जिनकी हम बात करेंगे, जैसे कि जो पिक्सल कन्वर्जन डेटा है, जो आपकी वेबसाइट पर जाकर कोई लीड बना, परचेज मिला, तो अगर किसी ने ऑप्ट आउट कर दिया तो वो आपको वो आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, और वो आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो उससे आप लुक लाइक ऑडियंसेस या फिर आपकी रीटारगेटिंग ऑडियंसेस, कस्टम ऑडियंसेस, उसके अंदर कम डेटा आएगा, क्योंकि iOS डिवाइसेस वाले यूजर्स ने ऑप्ट आउट किया। कम डेटा आएगा इसका मतलब लाइक वो जो एड परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं होगी पहले जितनी थी। इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, पर हाँ मतलब 15 से 20% कुछ इम्पैक्ट होगा। और अगर आप मान लीजिए ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव का लाइक कैंपेन चला रहे हैं, उसके अंदर आप अगर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपने कैंपेन को, एड सेट को लिंक क्लिक्स के लिए, तो आपके लाइक कैंपेन इतना अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये लाइक इन ऐप ही हो रहा है, फेसबुक में ही हो रहा है। पर अगर आप लैंडिंग पेज व्यूज़ के लिए उसको लाइक करेंगे ऑप्टिमाइज अपने एडसेट को, तो वो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि लैंडिंग पेज व्यू जो इवेंट है वो तभी रजिस्टर होता है जब कोई आपके लैंडिंग पेज पे जाके, आपका लैंडिंग पेज लोड होता है, तभी फेसबुक उसे रजिस्टर करता है एज अ लैंडिंग पेज व्यू। तो वो आपके वेबसाइट पर हो रहा है, और पिक्सल वो लाइक डेटा ट्रैक नहीं कर पाएगा अगर उन्होंने ऑप्ट आउट किया, तो ये बहुत मुश्किल होगा। अगर लिंक क्लिक्स के लिए कर रहे हैं तो ये कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसका। और iOS 14.5 से पहले होता था कि मतलब लाइक किसी ने परचेज किया या कोई लीड बना, तो वो हाथों हाथ ही आपके लाइक कुछ ही टाइम में, रियल टाइम में वो आपके लाइक एड्स मैनेजर पे वो रिपोर्ट हो जाता था कन्वर्जन। पर अब क्या होगा, अब ये होगा कि वो 3 दिन तक भी टाइम ले सकता है आपके एड्स मैनेजर में शो होने में, तो ये डिलेड रिपोर्टिंग होगी, और एट्रीब्यूशन विंडो भी काफ़ी छोटी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और एक और मेजर इम्पैक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, कि मैंने कहा था ऑडियंस साइज डिक्रीज होगी, तो एक और होगा, अगर iOS 14.5 वाले लोगों ने ATT प्रॉम्प्ट से लाइक ऑप्ट आउट कर दिया, तो अगर ऑप्ट आउट नहीं किया तो हम उनके ब्रेकडाउन में या डिलीवरी में जाके हम देख सकते हैं कि कौन सा हेडसेट अच्छा परफॉर्म किया है, बाय एज, बाय जेंडर, बाय कंट्री, कि इस एज के लोगों ने लाइक इतने रिजल्ट्स आए हैं, इतनी लाइक परसेंटेज है, इतना रिजल्ट रेट आया है। और फिर हम कंट्री से भी देख सकते थे कि इतनी लाइक ये कंट्री से रिजल्ट आया है, और उस हिसाब से हम एक विनिंग एडसेट, लाइक एक एडसेट अगर हमको लाइक स्केल करना हो, या फिर हमको पता लगाना हो कि कौन सी चीज़ है, कौन सी प्लेसमेंट वर्क कर रही है, तो हम इस हिसाब से कर सकते थे। पर अगर उन iOS 14.5 वाले लोगों ने अगर ऑप्ट आउट कर दिया, तो ये डेटा यहाँ पे ब्रेकडाउन्स में शो नहीं होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाह रहा था, जो कि है लर्निंग फेज़। तो लर्निंग फेज़ क्या होता है, जैसे इस हेडसेट में लिखा हुआ है लर्निंग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स पूरे हो चुके हैं, अबाउट 50 लीड्स रिकमेंडेड बेस्ड ऑन एट्रीब्यूशन सेटिंग। एट्रीब्यूशन सेटिंग है अपनी 7 डे क्लिक डिफ़ॉल्ट हो चुकी है इस 14.5 के बाद। तो इसका मतलब ये है कि 7 दिन के अंदर हमको 50 लीड्स चाहिए, ताकि ये लर्निंग से बाहर निकले। लर्निंग का मतलब ये अभी मशीन लर्निंग लर्न कर रही है फेसबुक की कि कौन से लोग ज़्यादा अच्छे करेंगे, और फिर लर्निंग के बाहर निकलते ही जब ये एक्टिव हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर पाएगा, और आपको कम कॉस्ट में ज़्यादा लीड मिलेगी, और अच्छा रहेगा। मतलब एट्रीब्यूशन सेटिंग 7 डेज़ के अंदर अगर हम 50 लीड्स जनरेट कर लेते हैं तो ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि इस हेडसेट के अंदर है, इसने अभी तक 83 लीड्स जनरेट कर ली हैं, और ये 3 दिन में कर ली थी इसने, तो ये 1 हफ्ते के अंदर कर ली हैं, तो ये एक्टिव है, लर्निंग से बाहर निकल गया, और अब ये उस लीड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। लीड्स 7 डेज़ में लाइक 50 लीड्स करना आसान है,
पर अगर अपन परचेज की बात करें तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक हफ्ते के अंदर हम 50 परचेजेस लाएं, और ऊपर से जो भी डिलेड रिपोर्टिंग है वो भी होगी, और कुछ लोग लाइक ट्रैक भी नहीं हो पाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लर्निंग से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो परचेज से नीचे वाले जो इवेंट्स हैं, जैसे परचेज से नीचे आप लीड्स के लिए भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐड टू कार्ड्स के लिए, या फिर इनिशिएट चेकआउट्स के लिए, इनके लिए भी कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो कि मैंने सीखी है वो ये है कि लर्निंग फेज वाला जो परचेज एड सेट है वो लाइक लीड्स या फिर और भी कोई छोटे इवेंट वाले एड सेट से जो कि एक्टिव है उससे अच्छा ही परफॉर्म करेगा ऑलवेज। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये थे कुछ 4-5 मेजर इम्पैक्ट्स जो कि फेसबुक एड्स पर होंगे। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस जो कि फेसबुक एड्स के हैं। हम गूगल एड्स के भी इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस की आगे बात करेंगे। तो फेसबुक एड्स का जो पहला सॉल्यूशन है कि अगर ये ऑप्ट आउट होते हैं तो हम इनको कैसे ट्रैक करेंगे, या फिर हम इस प्रॉब्लम के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं हम इसको कैसे टैकल करेंगे। तो पहला सॉल्यूशन नहीं है कन्वर्जन एपीआई। तो मैंने नहीं है इसलिए कहा क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि कन्वर्जन एपीआई के थ्रू आप लाइक iOS 14 के जो भी इवेंट्स वगैरह है आप उसको वापस एट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्जन एपीआई सर्वर टू सर्वर है, कुकी बेस्ड ट्रैकिंग नहीं है। तो हम उसको डायरेक्ट फेसबुक के सर्वर से हम अपनी वेबसाइट से वैसे कनेक्ट करके और हम वो वेबसाइट वेब इवेंट्स है वो हम फेसबुक पे ले जाके अपने एड्स मैनेजर में रिपोर्ट करा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, पर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कन्वर्जन एपीआई इसका सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एप्पल की जो प्राइवेसी, यूज़र प्राइवेसी एंड डेटा यूज़ का पेज है। तो इसके अंदर लिखा है कि टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द IDFA फॉर यूजर्स ऑन iOS, iPad OS वर्जन 4.5 एंड लेटर, यू विल फर्स्ट नीड टू रिसीव परमिशन फ्रॉम द यूज़र थ्रू द ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी प्रॉम्प्ट, जो ATT प्रॉम्प्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये 14.5 के बारे में बता दिया। तो कन्वर्जन एपीआई क्यों नहीं है इसका सोल्यूशन वो हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ लिखा है इफ़ आई हैव नॉट रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम अ यूजर वाया द ट्रैकिंग परमिशन प्रॉम्प्ट कैन आई यूज एन आइडेंटिफायर अदर देन द IDFA, फॉर एग्जांपल अ हैश्ड ईमेल एड्रेस और हैश्ड फोन नंबर टू ट्रैक दैट यूजर। तो यहाँ एप्पल का रिप्लाई था कि नो, यू विल नीड टू रिसीव द यूजर्स परमिशन थ्रू द ATT प्रॉम्प्ट फर्स्ट टू ट्रैक दैट यूजर। तो कन्वर्जन एपीआई लाइक इसका सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे कन्वर्जन एपीआई एक टेक्निकल सोल्यूशन हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि वो iOS 14.5 का सोल्यूशन होगा। कन्वर्जन एपीआई उस यूज़र केस में लाइक काम आ सकता है जैसे लोगों ने ऐड ब्लॉकर्स लगा रखे हैं, या फिर अपने ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाके डिसेबल कर रखी है थर्ड पार्टी कुकीज़, या फिर जैसे जो ब्राउज़र्स है फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, इन्होंने तो पहले से ही थर्ड पार्टी कुकीज़ है उनको लाइक बैन कर रखा है। और आने वाले टाइम में गूगल भी सोच रहा है लाइक 2021 के एंड तक या फिर 2022 की शुरुआत तक कंप्लीटली थर्ड पार्टी कुकीज़ का दी एंड हो जाएगा। और थर्ड पार्टी कुकीज़ का दी एंड होने का मतलब जो वेबसाइट है, वेब कन्वर्जन है, हम उनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फेसबुक पिक्सल थर्ड पार्टी कुकीज़ ही ड्रॉप करती है लोगों के ब्राउजर्स पे। तब उस यूज़र केस के अंदर कन्वर्जन एपीआई काम आएगा, क्योंकि कन्वर्जन एपीआई कुकी बेस्ड ट्रैकिंग नहीं करता। और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि लाइक आप फेसबुक पिक्सल भी इंस्टॉल्ड रखिए अपने वेबसाइट पर और कन्वर्जन एपीआई भी कनेक्टेड रखिए। तो अब हम बात करेंगे वास्तविक सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन नंबर 1 ये होगा कि यू नीड एन इंडिपेंडेंट मेजरमेंट सॉल्यूशन दैट कैन ट्रैक। हमको ऑब्वियसली अगर हम उनको ट्रैक नहीं कर सकते तो हमको ऐसा कुछ सोल्यूशन चाहिए जो उन्हें ट्रैक कर सके, ताकि हम अपना डेटा वगैरह सारा क्या है वापस पा सके और अकॉर्डिंगली हम अच्छे से एडवर्टाइज कर सके, उनको पर्सनलाइज्ड एड्स दिखा सके। तो सोल्यूशन से पहले मैं बात करूंगा कि वो सोल्यूशन क्या है, उससे पहले मैं ये कहूंगा कि ये सारा पंगा जो है शुरू हुआ है कि iOS 14.5 आई है, डेटा प्राइवेसी, एप्पल की जो प्राइवेसी चेंजेस आई है, ब्राउजर्स थर्ड पार्टी कुकीज़ बैन कर रहे हैं, ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि दिनों दिन यूज़र्स और भी जागरूक हो रहे हैं कि उनके ऑनलाइन डेटा के प्रति, उनकी जो ऑनलाइन एक्टिविटी है उनके प्रति। यूज़र्स नहीं चाहते कि लाइक डिफरेंट ऐप्स, डिफरेंट वेबसाइट्स उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक हो, यूज़र्स ऐसा नहीं चाहते। तो हम भी ऐसा नहीं चाहते। हम उनको ट्रैक कर सकते हैं तो हम एक ही तरीके से कर सकते हैं कि हम ऐसा कोई सोल्यूशन हमारे पास हो जो उनको डिफरेंट ऐप्स या डिफरेंट वेबसाइट्स अलग अलग जगह ट्रैक ना करे, हम सिर्फ अपनी खुद की परफॉर्मेंस जानने के लिए उनको ट्रैक कर सकें। और अगर ऐसा डेटा हम कलेक्ट करते हैं यूज़र से तो उसको कहेंगे फर्स्ट पार्टी डेटा। फर्स्ट पार्टी डेटा जो सिर्फ हम ओन करते हैं, हम और किसी और को रेंट नहीं करते, किसी और थर्ड पार्टी ऐप को या वेबसाइट को किसी को भी सेल नहीं करते, वो डेटा सिर्फ हमारा होता है। और ऑब्वियसली ये डेटा लेने से पहले भी हमको कुकी कंसेंट देना पड़ेगा, क्योंकि हम फर्स्ट पार्टी कुकीज़ यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट पार्टी डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो वो कुकी कंसेंट बैनर तो ऑब्वियसली होना जरूरी है ही, ताकि आप जो कैलिफोर्निया की प्राइवेसी रेगुलेशन है, जो CCPA है, GDPR भी है, लाइक आप इनको भी फॉलो करें। कुकी कंसेंट तो होना ज़रूरी है ही।
तो सोल्यूशन की मैं ये बात कर रहा था, वो सोल्यूशन है जो कि फर्स्ट पार्टी डेटा ट्रैक कर सकता है और ओनली फर्स्ट पार्टी कुकीज़ ही यूज़ करता है, वो है गूगल एनालिटिक्स। तो सोल्यूशन नंबर 1 है गूगल एनालिटिक्स। अगर आप IDFA यूज़ नहीं कर रहे, जो एप्पल के फ़ोन नंबर लुकअप्स है वो यूज़ नहीं कर रहे, यूज़र को लाइक डिफरेंट वेबसाइट्स या एप्स पर ट्रैक नहीं कर रहे, यूज़र का डेटा सिर्फ आप उसी चीज़ के लिए ट्रैक कर रहे हैं ताकि आप अपनी खुद की वेबसाइट की परफॉर्मेंस जान सके, तो आप गूगल एनालिटिक्स यूज़ कर सकते हैं और यूज़र को ट्रैक कर सकते हैं थ्रू फर्स्ट पार्टी कुकीज़। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि गूगल एनालिटिक्स ओनली यूजेस फर्स्ट पार्टी एनालिटिक्स कुकीज़, और ये वो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ है जो गूगल एनालिटिक्स यूज़ करती है ताकि यूनिक विजिटर पता लगा सके, डिफरेंट लाइक सेशंस पता लगा सके, और भी ज़्यादा डिटेल में आपको डेटा की इन्फॉर्मेशन हो सके। तो जैसे कि हम यहाँ गूगल एनालिटिक्स में आ चुके हैं, ये एक डेमो अकाउंट है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप गूगल एनालिटिक्स यूज़ करिए क्योंकि ये फर्स्ट पार्टी कुकीज़ यूज़ करती है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट पार्टी डेटा कलेक्ट करिए आपके वेबसाइट पर, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस यूज़ करिए अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा। तो गूगल एनालिटिक्स में आप रियल टाइम में ऑडियंसेस में एक्विजिशन में जाके, आप ऑल ट्रैफिक में जाके, लाइक और भी डिफरेंट सेक्शंस है, अगर आपको गूगल एनालिटिक्स यूज़ करना आता होगा तो इसके अंदर आप जाके सोर्स मीडियम में जाके आप पता लगा सकते हैं कि आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप एड्स चला सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने लाइक जो भी कैंपेन्स वगैरह है, आपकी जो भी बिजनेस कैंपेन्स है, आप उनको लाइक रन कर सकते हैं। अगर आपको डेटा पता होगा तो उसी हिसाब से आप लाइक मार्केटिंग में, एडवर्टीजिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। और फ्रंट एंड पर हमेशा ध्यान रखिए कि फर्स्ट पार्टी डेटा कलेक्ट करना ना भूलिए, जितना आप कलेक्ट करेंगे उतना ही फ्यूचर प्रूफ आपका बिजनेस होगा। मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो भी देखी थी, एक बंदे ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था कि फर्स्ट पार्टी डेटा के जरिए आप कैसे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो भी देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है वो। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो डेटा है ये गूगल से आ रहा है, ये CPM DFA पता नहीं, ये पार्टनर्स को एफिलिएट जो है अपने लिए ला रहा है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मतलब नॉट सेट, और ये डायरेक्ट या फिर नन लिखा हुआ है, या फिर और भी। ये तो डेमो अकाउंट है, अगर आपके पास ओरिजिनल आपका गूगल एनालिटिक्स होगा, मेरे पास है अभी पर उसमें इतना डेटा नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकता। ज़्यादातर क्या होगा, जैसे यहाँ पे अभी 6 ही मीडियम है, तो ज़्यादातर ये होता है कि 10-12 मीडियम या फिर उससे ज़्यादा मीडियम होते हैं, और आपको पता नहीं होता कई मीडियम्स में कि ये आ कहाँ से रहा है डेटा। तो यही चीज़ मुझे सेकंड पॉइंट में लाती है, जो कि सेकंड सॉल्यूशन होगा, लाइक काइंड ऑफ सॉल्यूशन होगा, पर ये और भी ज़्यादा ग्रेनुलरिटी, और भी ज़्यादा डिटेल में आपके गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट में डेटा लाएगा, और वो है UTM पैरामीटर्स। तो UTM पैरामीटर्स से मेरा मतलब ये है कि जब आप अपने फेसबुक में आएंगे और जब आप ऐड लेवल पे होंगे, जब आप अपना क्रिएटिव वगैरह ऐड कॉपी वगैरह डालेंगे, तो जैसे कि ये मेरा पुराना कोई कैंपेन है, काफ़ी पुराना, तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ लिखा होगा URL पैरामीटर्स, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बिल्ड अ URL पैरामीटर। तो यहाँ पे जैसे हम डालेंगे कैंपेन सोर्स, तो मैं यहाँ पे हमेशा डालता हूँ फेसबुक, क्योंकि फेसबुक से ये ट्रैफिक आएगा। मीडियम में आप कुछ भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से, और फिर मैं मीडियम ज़्यादातर लाइक खाली ही छोड़ता हूँ। और फिर कैंपेन नेम के अंदर आप डालेंगे, जैसे यहाँ पे ये इनबिल्ट है तो कैंपेन नेम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे वो कैंपेन नेम, जो आपका कैंपेन नेम है वो ऑटो फिल हो जाएगा यहाँ पे कि कैंपेन नेम आएगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो लास्ट में आपको समझ आएगा, आप देखते रहिए। कैंपेन कंटेंट के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि कौन सी लाइक ऐड से ये क्लिक आया है, तो जैसे ऐड की आईडी डाल दी, या फिर आप ऐड की आईडी डालने की जगह आप ऐड का नेम भी डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और भी आप डिफ़ॉल्ट आप अपने ऐड के पैरामीटर्स डाल सकते हैं। तो उसके बाद में ये एक पैरामीटर बन जाएगा, ये पैरामीटर प्रीव्यू दिखा रहा है। फिर अगर हम इसको अप्लाई करेंगे, मैं एक बार कैंसिल कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट जो URL है इसके एंड में जुड़ जाएगा। इसके एंड में जुड़ने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे आपको शो तो नहीं होगा, पर ये इसके एंड में जुड़ जाएगा। मतलब जो जब भी आपके ऐड पर कोई क्लिक करेगा तो ये जाएगा तो इसी URL पर वो उसके एंड में वो UTM जो पैरामीटर जो हमने अभी बनाया वो उस UTM पैरामीटर लग जाएगा। और अगर आपके वेबसाइट पर गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है, तो गूगल एनालिटिक्स के आपके रिपोर्ट में और भी डिटेल आएगी कि जो अभी हमने वैल्यूज़ डाली हैं कि इसका मीडियम क्या है, इसका सोर्स क्या है, फेसबुक, इसका एड सेट कौन सा है, ऐड कौन सा है, जिस हिसाब से अपन ने UTM पैरामीटर सेट किए हैं। तो इससे क्या होगा, UTM पैरामीटर से हमको और भी ज़्यादा डिटेल में इन्फो मिलेगी और हम उस हिसाब से अपने कैंपेन्स रन करा सकते हैं। तो अब सोल्यूशन नंबर 2 की बात करेंगे। सोल्यूशन नंबर 2 होगा फेसबुक खुद। लाइक हम फर्स्ट पार्टी डेटा तो कलेक्ट कर ही रहे हैं, फ्यूचर प्रूफ कर ही रहे हैं अपनी एडवर्टीजिंग को, पर फेसबुक खुद इसके लिए क्या सोल्यूशंस ला रहा है।
जैसे कि यहाँ लिखा है कि फेसबुक विल इम्प्लीमेंट न्यू एडवर्टाइजर्स एक्सपीरियंसेस एंड मेजरमेंट प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग एप्पल्स एसकेडी नेटवर्क एपीआई जो कि ऐप्स के लिए है, एंड फेसबुक्स एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट जो कि वेब कन्वर्जन्स के लिए है, जिसकी हमने अभी पहले बात की थी। तो यहाँ लिखा है कि दीज प्रोटोकॉल्स रेस्ट्रिक्ट एग्रीगेट एंड डिले रिपोर्टिंग वाइल कंटिन्यूइंग टू इनेबल द मेजरमेंट ऑफ कैंपेन रिजल्ट्स विद लिमिटेशंस। लिमिटेशंस जो कि हमने अभी iOS 14.5 की हमने अभी अभी बात की थी, जो भी एट्रीब्यूशन विंडो वगैरह। तो फेसबुक का एक सोल्यूशन है कि एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट यूज़ करिए, पर फेसबुक का ये क्लेम नहीं है कि iOS 14.5 की जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो इस चीज़ को टैकल करेगा। अगर किसी ने एटीटी प्रॉम्प्ट से ऑप्ट आउट कर दिया तो आप ऑब्वियसली उनको ट्रैक नहीं कर सकते, सीधी सी बात है ये। पर एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट पर इवेंट सेट करना ना करने से बहुत ही बेहतर है, इसलिए मैं भी रिकमेंड करूंगा कि ऑब्वियसली आप अपना एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट सेट करिए, ताकि जितने जो कन्वर्जन्स मिस हो रहे हैं एटलीस्ट वो तो आ सके। पर इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है इस 14.5 का, आप डरिए मत, 15 से 20% है जैसे मैंने पहले कहा था। तो ये एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट सेट करने का मतलब मेरा ये है कि जब आप अपना नया बिजनेस मैनेजर बनाएंगे, ऑब्वियसली बिजनेस मैनेजर रिकमेंडेड है कि आप एड्स चलाने से पहले बिजनेस मैनेजर जरूर बनाइए, आप अपने पर्सनल एड अकाउंट से एड्स मत रन कराइए। तो आप जब अपना बिजनेस मैनेजर बनाएंगे तो बनने के बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका पर्सनल फेसबुक जो अकाउंट है वो लॉक हो चुका है। तो वो फेसबुक चाहेगा कि आप अपनी गवर्नमेंट आईडी डालिए जैसे आधार कार्ड वगैरह, ताकि आप प्रूव कर सके कि आप ओरिजिनल बंदे हैं। कहने का मतलब ये है कि फेसबुक चाहता है कि आपका कोई फेक अकाउंट तो नहीं है, कि जैसे कोई एंजल प्रिया वगैरह लाइक फेक आईडी बना देते हैं, वैसे तो नहीं है। तो वो प्रूव करने के बाद एक दिन में या फिर उससे कम टाइम में वो प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद में आप अपना बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करेंगे। ये बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करना कंपलसरी तो नहीं है, पर ये रिकमेंडेड है, आप ज़रूर करिए। बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करने के बाद अपना आप डोमेन, वेबसाइट का जो डोमेन है वो वेरीफाई करेंगे। आप कितने भी डोमेन्स वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, अभी तक तो नहीं दी है फेसबुक ने। पर ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पर डोमेन है वो आप 8 इवेंट्स तक ही ट्रैक कर सकते हैं। वो आप कोई भी इवेंट्स हो सकते हैं पर 8 इवेंट्स तक ही ट्रैक कर सकते हैं। फिर वो डोमेन पर जो भी आपका फेसबुक पिक्सल आप इंस्टॉल करेंगे, और फिर जब वो पिक्सल कोई भी इवेंट्स रजिस्टर करेगा तो आप एग्रीगेटेड इवेंट्स मेजरमेंट में जाएंगे और वो हाईएस्ट से लोएस्ट प्रायोरिटी आप इवेंट सेट करेंगे, ताकि फेसबुक अच्छे से ट्रैक कर सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं शुरुआत से लेकर एंड तक कैसे एग्रीगेटेड इवेंट मेजरमेंट सेट करना है उसकी एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। तो इसी तरह फेसबुक और भी सॉल्यूशंस पर काम कर रही है, जैसे कि मॉडल्ड कन्वर्जन। मॉडल्ड कन्वर्जन सॉर्ट ऑफ एक और सॉल्यूशन है, ताकि आप प्रॉपरली जो भी आपकी वेबसाइट इवेंट्स है वो आप प्रॉपरली आप अपने एड्स मैनेजर में एट्रीब्यूट कर सके। जैसे कि यहाँ लिखा है कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग मॉडल्ड रिपोर्टिंग फॉर आवर वन डे क्लिक थ्रू एट्रीब्यूशन विंडो दैट अकाउंट्स फॉर इवेंट्स नो लॉन्गर रिपोर्टेड। तो मॉडल्ड कन्वर्जन काइंड ऑफ प्रेडिक्शन बेस्ड ट्रैकिंग है फेसबुक की मशीन लर्निंग की। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे प्रेडिक्ट करता है कि जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको लेके जो फेसबुक की मशीन लर्निंग है वो लाइक मॉडल करती है कन्वर्जन्स, और पता लगाती है, प्रेडिक्ट करती है कि कौन से वेबसाइट इवेंट्स है वो कौन से ऐड इंटरेक्शंस की वजह से आई है। इसके अंदर आपको कुछ सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक फेसबुक की मशीन लर्निंग का काम है, मॉडल कन्वर्जन। अगर आपको मॉडल कन्वर्जन के बारे में और जानना है तो गूगल का एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसके बारे में भी पढ़िएगा। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि जो मॉडल रिपोर्टिंग है वो वन डे क्लिक एट्रीब्यूशन में ही है। पर इस ट्वीट में देखिए, जैसे कि यहाँ पे रॉक लाडनिक का ट्वीट है कि स्टार्टिंग ऑन जून 30 वी आर एक्सपेंडिंग आर यूज ऑफ कन्वर्जन मॉडलिंग to include it in our 7-day click default attribution settings so we can report on estimated conversions we are unable to observe directly due to recent industry changes such as the new iOS 14.5 plus requirements। अगले सॉल्यूशन की बात करते हैं जो कि होगा प्री प्रॉम्प्ट। जैसे फेसबुक वगैरह ये जितनी भी एप्स है जो कि आईडीएफ यूज कर रही है ऑब्वियसली, तो वो प्री प्रॉम्प्ट दिखा सकती है। प्री प्रॉम्प्ट होता है जो एटीटी प्रॉम्प्ट से पहले आप दिखा सकते हैं, उसको आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से बता सकते हैं लोगों को। तो जैसे कि ये एक प्री प्रॉम्प्ट है ऑडियो मैक ऐप का, जो कि एक म्यूजिक ऐप है। तो आप यहाँ जैसे देख सकते हैं कि ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल बी आस्क्ड टू ऑप्ट इनटू ट्रैकिंग, और फिर बताया हुआ है कि ऑप्टिंग इन मींस वी कैन कीप द ऑडियो मैक प्लेटफॉर्म फ्री फॉर यू। तो जैसे फ्री है लोगों के मन में, और वो लाइक फियर पैदा करता है कि भाई अगर हमने लाइक ऑप्ट आउट किया तो ये ऐप हमसे रुपए लेगी, तो उस हिसाब से लोग येस करते हैं। तो ये अलग अलग ऐप्स की टेक्निक्स हैं ताकि लोग ऑप्ट इन करें। और जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि येस आई वांट टू कीप ऑडियो मैक फ्री, और यहाँ लिखा हुआ है नो आई वांट लेस रिलेवेंट एड्स एंड लोअर पे आउट्स फॉर आर्टिस्ट, सो लाइक मेकिंग देम फील गिल्टी। और ये कुछ टैक्टिक्स हैं जो कि ऐप्स यूज कर सकती है। मैंने इस ऑडियो मैक ऐप का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि इसके जो ऑप्ट इन रेट्स हैं वो है 64%, जो कि लाइक मेरे हिसाब से मैक्सिमम है अभी तक जितनी भी ऐप्स हैं उन सब में। तो फेसबुक भी इसको कॉपी कर रही है कि मतलब हेल्प कीप फेसबुक फ्री। फेसबुक का भी ऐसे ही कुछ प्री प्रॉम्प्ट है, अगर आपके पास iOS फोन होगा, डिवाइस होगा तो आपने देखा होगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसका 64% है, ये मेरे को कहाँ से पता चला, और मेरी लाइक रिसर्च के पीछे कौन सा सोर्स है
और ये नई नई मार्केटिंग अपडेट्स मैं कैसे पता लगाता हूँ, तो मैंने सब्सक्राइब कर रखा है स्टैक्ड मार्केटर को। ये क्या करते हैं, लाइक सैटरडे और संडे को छोड़कर मंडे से फ्राइडे, वैसे पूरे वीक की न्यूज़ होती है इनके पास, तो ये सारे मंडे से फ्राइडे आपको डेली एक मेल भेजेंगे, एक न्यूज़लेटर भेजेंगे, ऑल इन वन न्यूज़लेटर, जिसके अंदर सारी मार्केटिंग की अपडेट्स वगैरह और आती रहेंगी आपके पास। तो लाइक मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एज एन एडवर्टाइजर, एज ए मार्केटर आपके लिए। तो इसी के अंदर मैंने ये मेल लिखा था कि दिस ऐप गॉट 64% ऑफ एप्पल यूजर्स टू टैप अलाउ फॉर एड ट्रैकिंग। तो और यही वो ऑडियो मैक की बात कर रहा है। इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए थे प्री प्रॉन डायलॉग्स के, एक तो था फ्री वाला और दूसरा था कि टू सपोर्ट आर्टिस्ट वाला। फ्री वाले ने ज़्यादा ऑप्टेन रेट्स पाई, तो उन्होंने टेस्ट करने के बाद उसे ही फाइनलाइज किया। अगर आपको स्टैग्ड मार्केटर को सब्सक्राइब करना है और डेली ये मार्केटिंग न्यूज़ वगैरह पानी है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई फेसबुक एड्स की। अब हम करेंगे गूगल एड्स की बात की क्या iOS 14.5 जो अपडेट है एप्पल की, वो गूगल एड्स को भी अफेक्ट कर रही है। तो सीधा सा सवाल यहाँ ये होगा कि हाँ अफेक्ट कर रही है, पर उतना अफेक्ट नहीं कर रही जितना फेसबुक एड्स को किया था। तो उससे पहले मैं रिकैप में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि iOS 14.5 क्या है, हम दोबारा से रीलर्न करेंगे। तो सिंपल भाषा में मैं ये कहूँ कि iOS 14.5 सिर्फ ये है कि जो एप्स IDFA यूज़ कर रही हैं लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटी या फिर अक्रॉस एप्स ट्रैक करने के लिए, तो वो जो IDFA ऐप्स यूज़ कर रही है वो यूज़ नहीं करेंगी, और अगर वो यूज़ कर रही है तो वो यूज़र की परमिशन लेके ही करेगी। iOS 14.5 अपडेट से पहले भी यूज़र्स इससे लाइक ट्रैकिंग से ऑप्ट आउट कर सकते थे अपनी सेटिंग्स में जाके, पर अब क्या है iOS 14.5, अब वो जो प्रॉम्प्ट है, जो डायलॉग बॉक्स है, जो पॉपअप है जो लोगों को दिखता है ऐप खोलने से पहले, वो लाइक एप्पल एनफोर्स कर रहा है, वो उन लोगों को सामने दिखा रहा है। तो जैसे गूगल एड्स यूज़ होती है, गूगल की भी कई ऐप्स हैं, जैसे यूट्यूब हो गया या फिर जीमेल हो गया या फिर गूगल मैप्स, अलग अलग लाइक ऐप्स हैं, तो वो iOS डिवाइसेस पर भी है, आईफोन वगैरह इन पर भी है। तो जिन लोगों ने 14.5 या फिर उससे ज़्यादा तक अपडेट कर लिया है, तो वो लोग, जैसे अगर ये ऐप्स गूगल ने अभी तक लिस्ट नहीं किया है कि कौन कौन सी ऐप्स IDFA यूज़ करेंगी, तो जैसे कई रिसोर्सेज से पता चला है कि YouTube जो है वो IDFA यूज़ करती है, पर मैं इस चीज़ के लिए एकदम 100% श्योर नहीं हूँ। पर अगर आप देख रहे हैं, आपके पास आईफोन है और आपने 14.5 या फिर उससे ज़्यादा अपडेट कर लिया है और आप YouTube खोलते हैं और आपको वो प्रॉम्प्ट दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ YouTube IDFA यूज़ कर रही है। तो अब हम बात करेंगे कि गूगल एड्स है वो किस तरह से अफेक्ट हुई है। तो उससे पहले हम एक टर्म की बात करेंगे जिसका नाम है GCLID, जो गूगल क्लिक ID है। कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कोई आपकी लाइक गूगल ऐड पर गया, सॉरी कोई भी आपकी सर्च ऐड पर या फिर यूट्यूब ऐड पर गया और फिर उसने आपकी ऐड पर क्लिक किया, तो गूगल क्लिक ID क्या है, उसके जो URL है आपकी ऐड का, उसके फाइनल में लाइक क्लिक हो जाता है, और फिर जब वो आपकी वेबसाइट पे जाता है और आपने गूगल का जो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है वो लगा रखा है, तो वो मैच होके और फिर है ना, जो गूगल क्लिक ID है वो वापस आपके एड्स मैनेजर में, जो आपका गूगल एड्स अकाउंट है, उसमें वो कन्वर्जन एट्रीब्यूट कर देती है कि इस क्लिक की वजह से ये कन्वर्जन हुआ है। और गूगल क्लिक ID ही है जिसकी वजह से आप प्रॉपरली लाइक एट्रीब्यूट और रिपोर्ट कर सकते हैं अपने कन्वर्जन्स आपके गूगल एड्स अकाउंट में, और फिर उस हिसाब से आप ट्रैक और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी एड्स। पर जो एप्पल का ATT प्रॉम्प्ट है, इसके बाद में गूगल कह रहा है कि वो GCLID यूज नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अगर GCLID गूगल यूज नहीं करेगी तो इसके लाइक बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स उन ऐप्स पर हैं जो कि IDFA यूज़ कर रही हैं। अगर जीमेल हो गया, या फिर जीमेल में भी ऐड कैंपेन्स होते हैं, या फिर यूट्यूब हो गया, उनकी एड्स वगैरह, अगर ये यूट्यूब, जीमेल या फिर और भी कोई ऐप्स हैं, अगर ये IDFA यूज़ कर रही हैं, तो ये ऑब्वियसली अफेक्टेड होगी और GCLID ये यूज़ नहीं करेगी। GCLID यूज़ नहीं करेगी तो हमको लाइक कन्वर्जन रिपोर्टिंग और इनका पता नहीं चलेगा और लाइक प्रॉपर डेटा नहीं आएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर ATT वो यूज़ करेगी तो हमारे जो लैंडिंग पेज URLs है उनके अंदर GCLID की कमी होगी, जिसकी वजह से हम रिपोर्टिंग और हमारे कन्वर्जन्स ढंग से हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अगर गूगल GCLID यूज़ करेगा ही नहीं, तो अगला सवाल ये आता है कि कन्वर्जन्स और ये सब ट्रैक होगा कैसे। तो उसके लिए गूगल जो है वो GCLID की जगह एक नया URL पैरामीटर लाया है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये जो नया URL पैरामीटर है, इसकी खास बात ये है कि ये जो एप्पल की जो ATT पॉलिसीज़ है उससे लाइक ये कंप्लाई करता है 100%। और ये जो न्यू URL पैरामीटर है, ये जो मॉडल्ड कन्वर्जन है जो हमने फेसबुक वाले सेशन में पढ़ा था, उसके साथ मिलके ये और भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा, GCLID से भी ज़्यादा, ऐसा गूगल कह रहा है कि उससे भी अच्छी रिपोर्टेड कन्वर्जन्स ये आपको देगा। तो ये काम कैसे करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट विल सेट अ न्यू फर्स्ट पार्टी कुकी ऑन योर डोमेन्स बाय डिफॉल्ट दैट विल एट्रीब्यूट कन्वर्जन्स बैक टू एड्स सब्जेक्ट टू ATT पॉलिसीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लोबल साइट टैग है, जो कन्वर्जन टैग है, जब आप अपने वेबसाइट पर लगाएंगे और लाइक गूगल एनालिटिक्स वगैरह ये सब अपने गूगल एड्स लिंक्ड रखेंगे,
तब ये क्या होगा, लाइक वो जो कोड है उसके अंदर डिफॉल्ट ही ये जो नई न्यू फर्स्ट पार्टी कुकी है ये सेटअप कर देगा आपके डोमेन में, और वो यूआरएल पैरामीटर जो है वो वेब कन्वर्जन्स ट्रैक करेगा। तो आपको इसके लिए लाइक ज़्यादा कुछ सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो गूगल एड्स का सिर्फ इतना सा फंडा है कि ये GCLID यूज़ करता था, पर अब ATT प्रॉम्प्ट आने के बाद 14.5 आने के बाद ये GCLID यूज़ नहीं कर पाएगा। उसकी जगह एक नया यूआरएल पैरामीटर आया अलॉन्ग विद मॉडल्ड कन्वर्जन, जो हमने पहले बात किया था। तो ये और भी अच्छी रिपोर्टिंग अपन को वेबसाइट लाइक कन्वर्जन ट्रैकिंग देगा। अब हम बात करेंगे कि गूगल एड्स के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स हैं जो iOS 14.5 अपडेट की वजह से अफेक्ट होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि सारे लोग यूज़ करते हैं, वो है सर्च एड्स। तो गूगल सर्च एड्स है वो इससे अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि जो लोग गूगल सर्च पर आ रहे हैं लाइक अपने क्रोम ब्राउज़र से आ रहे हैं, सफारी ब्राउज़र से, फायरफॉक्स पर, अपने मोबाइल डिवाइस पर या फिर डेस्कटॉप पर आ रहे हैं, जो लोग भी गूगल सर्च पर आ रहे हैं वो लाइक सर्च इंटेंट है, वो कोई ऐप में नहीं जा रहे। मानता हूँ वो ब्राउजर एप्स में जा रहे हैं जो उनके फ़ोन में, जैसे क्रोम, सफारी वगैरह। पर मैं आपको ये बता दूं जो ब्राउजर एप्स है वो IDFA यूज़ नहीं करती, वो कुकी बेस्ड ट्रैकिंग पर आधारित है। और जो डेस्कटॉप जो ब्राउजर्स है वो तो ऑब्वियसली कुकी बेस्ड ट्रैकिंग है ही। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो गूगल एड्स में आप कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड यूज़ करते हैं, जो भी ग्लोबल साइट टैग है या फिर आपका जो भी गूगल एनालिटिक्स का जो भी कोड है, तो ये दोनों जो भी कोड है ये फर्स्ट पार्टी कुकीज़ ही यूज़ करते हैं, और फिर इनको आपको ट्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गूगल GCLID भेजेगा और उसकी मदद से आप कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हैं। और अब बात करेंगे हम डिस्प्ले कैंपेन्स की या फिर यूट्यूब एड्स वगैरह की। तो जैसा कि मैंने पिछले जितने भी पॉइंट्स बताए इनको लाइक एकदम जॉट आउट करके और फिर मैं आपको बताऊं तो यूट्यूब एड्स और डिस्प्ले एड्स कैंपेन्स ये सब भी अफेक्ट होंगे। अगर आपको और कैंपेन्स वगैरह जानने हैं कि और क्या क्या होगा, या फिर आपको कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो कुकीज़ पर बनाऊं कि कुकीज़ क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे हम ट्रैक करते हैं, और गूगल क्रोम थर्ड पार्टी कुकीज़ क्यों बैन कर रही है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या होती है, और कुकीलेस वर्ल्ड का मतलब क्या, आने वाले टाइम में कुकीज़ नहीं रहेंगी तो आप लाइक कैसे ट्रैक करेंगे, और इसका फ्यूचर क्या होगा, और गूगल क्या क्या सॉल्यूशंस ला रहा है थर्ड पार्टी कुकीज़ के। जैसे थर्ड पार्टी कुकीज़ की जगह गूगल क्रोम में अब गूगल फ्लॉक होगा, जो कि फेडरेटेड लर्निंग ऑफ कोहोर्ट्स है, जिसके ऊपर मैंने एक रील भी बना रखी है अपने इंस्टाग्राम पर, व्हाट इज़ गूगल फ्लॉक करके। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पर लाइक वीडियो बनाऊं नेक्स्ट, तो आप नीचे कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा। और इस वीडियो का मुझे प्लीज़ फीडबैक भी चाहिए कि कोई मैंने इन्फॉर्मेशन छोड़ी तो नहीं, या फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जितने भी लाइक मेरे रिसोर्सेज है, रेफरेंसेज है, जितने भी मैंने ब्लॉग्स का यूज़ लिया है इस वीडियो को बनाने के लिए, जो भी मेरी रिसर्च थी, उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।